नमस्कार, मैं हूं आमिर और शांडिल और आप देख रहे हैं लेवल अप बीपीएससी का यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मस्त होंगे। तो 69वीं बीपीएससी की रिवीजन सीरीज चल रही है और ये 69वीं बीपीएससी की रिवीजन सीरीज न सिर्फ 69वीं बीपीएससी के लिए है बल्कि जो टीचर्स के एग्ज़ाम होने वाले हैं 7th फेज के उनके लिए भी है और साथ ही साथ अदर एग्जामिनेशंस जो दरोगा है, बिहार पुलिस है या दूसरे स्टेट्स के जो एग्जामिनेशंस हैं उसके लिए भी ये बहुत उपयोगी है, बहुत यूज़फुल लेक्चर है। और इस क्रम में हमने 3 विषयों के लेक्चर से स्टार्ट कर दिए हैं। इतिहास, बिहार स्पेशल और पॉलिटी के लेक्चर्स लगातार आ रही हैं। बहुत जल्दी लाइव क्लासेस में भी आना शुरू हो जाऊंगा मैं और साथ ही अन्य फैकल्टीज़ जो हैं वो भी लाइव क्लासेस में आना शुरू हो जाएंगे। तो लाइव क्लासेस हम देखेंगे बहुत सारे सब्जेक्ट्स के, जैसे करंट अफेयर्स की क्लासेस लाइव चलनी है। कुछ सेक्शंस साइंस की जो क्लासेस वो लाइव चलेगी। तो इस तरह से जो है कई सारी क्लासेस हम लाइव लेकर के आएंगे ताकि जो है आपको मौका मिले क्वेश्चन एट अ टाइम देखने की और साथ ही साथ एट अ टाइम जो है उसी वक्त आप आंसर करें हमारे कमेंट सेक्शन में, ताकि पता चले कि आप कितना जानते हैं, कितनी रिवीजन है। तो ये दौर चलेगा, लाइव क्लासेस की भी दौर चलेगी, लेकिन अभी रिवीजन क्लासेस चल रही हैं और रिवीजन क्लासेस में आप लोगों का फुल सपोर्ट चाहिए। इसके लिए आप लोग जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियोस को लाइक करें। जितनी भी वीडियोस आ रही हैं उनका जो है आपको सपोर्ट करना चाहिए ताकि क्वालिटी कंटेंट आपको मिलती रहे। और साथ ही साथ आप शेयर करना मत भूलिए। और जो बच्चे नए हैं, जो नए जुड़ रहे हैं हमारे साथ, जिनको पहली बार ये वीडियो मिली है लेवल अप बीपीएससी की, वो जरूर सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें नोटिफिकेशन का, ताकि जब वीडियोस आए, जब लेक्चर आए तो आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो इतिहास में गवर्नर जनरल और वायसराय जो हम लोग पढ़ रहे थे। फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने देख लिया था जिसमें हम लोगों ने कई तरह के क्वेश्चंस टच करने की कोशिश करी थी। हम कोशिश कर रहे हैं पैटर्न के चीज़ों को फॉलो करें। बीपीएससी जिन पैटर्न्स को फॉलो करता है उनको फॉलो करते हुए हम चीज़ों को आपके सामने प्रस्तुत करें, क्योंकि बदलते हुए पैटर्न जो है उनको समझना बहुत ज़रूरी है। तब जाकर के आप एक विनर के तौर पर एग्जामिनेशन को क्लियर करते हैं। जब आप अपनी दुश्मन की कमजोरियों को समझ लेते हैं कि उसकी कमजोरियां क्या है, तो हम वही कोशिश कर रहे हैं आपके लिए, मतलब बीपीएससी आपके लिए वही कोशिश कर रही है कि आपको बीपीएससी की कमजोरियों को बताई जाए, ताकि आपको पता हो जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठे तो आपको पता हो कि कैसे इस पे हमको विजय पाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। गवर्नर जनरल वायसराय की सेकंड पार्ट में हम उनके सेकंड पार्ट के क्वेश्चंस में हैं और इसके साथ जो है आपके सामने पहला क्वेश्चन आ रहा है कुछ ये। पहला क्वेश्चन क्या है जरा सा देखा जाए। पहला क्वेश्चन है कंसीडर दी फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ। ये कुछ इवेंट्स हुई हैं ब्रिटिश रूल के वक्त में और ये कौन कौन सी इवेंट्स हैं इनको जरा देखा जाए। तो ये इवेंट्स कौन सी हैं? पहला इवेंट है ए में रिटर्न ऑफ क्लाइव टू इंडिया, बी है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, सी है बैटल ऑफ बक्सर और डी है वैरन हेस्टिंग्स बिकमिंग द गवर्नर ऑफ इंडिया। तो फिर प्रश्न क्या पूछता है? सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो इन ऑर्डर ऑफ द ऑकरेंस ऑफ द अबव इवेंट्स। कलानुक्रम लगाना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको सजाना है, किसके बाद क्या हुआ है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। क्लाइव की भारत वापसी। तो क्लाइव की भारत वापसी कब हुई है? क्लाइव की भारत वापसी, क्लाइव जो है 1760 में वापस लंदन चला जाता है, लेकिन इसको वापस बुलाया जाता है। कब बुलाया जाता है? 1765 में। कब बुलाया जाएगा? 1765 में ये वापस आएगा और 65 से 67 तक वापस दोबारा जो है बंगाल का कमान संभालेगा और इसी के वक्त में द्वैध शासन प्रणाली भी शुरू होगी। इसने द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत करी है बंगाल के क्षेत्रों में। साथ ही साथ इलाहाबाद की संधि। तो ये इलाहाबाद की संधि बक्सर के युद्ध के पश्चात होगा। इलाहाबाद की संधि के बारे में हम लोगों ने समझ रखा था। इलाहाबाद की संधि 2 संधियां हुई हैं। एक संधि जो है शाह आलम द्वितीय के साथ हुई थी, शाह आलम द्वितीय के साथ हुई थी इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को, और साथ ही साथ दूसरी जो है संधि हुई अवध के नवाब सुजाउद्दौला के साथ 16 अगस्त 1765 को। दोनों ही संधियों की अपनी खासियत है, लेकिन प्रथम संधि का भारतीय इतिहास में एक अलग जो है स्थान है, क्योंकि इसी संधि ने अंग्रेजों को बिहार, बंगाल, उड़ीसा की संपूर्ण दीवानी और दीवानी अधिकार जो है वो अंग्रेजों को मिला था। साथ ही साथ जो है उस समय के शासक नजमुद्दौला से भी निजामत का अधिकार जो है अंग्रेजों को मिल गया, मतलब लॉ एंड ऑर्डर चलाने का अधिकार मिल गया। इलाहाबाद की संधि,
इलाहाबाद की संधि जो है वो 1765 में ही हुई है, लेकिन कब हुई है? क्लाइव के आने के बाद हुई है। क्लाइव के आने के बाद हुई है। बक्सर की युद्ध 1764 में हुई है और वैरेन हेस्टिंग्स भारत के गवर्नर बनते हैं 1772 में, 1772 में। तो अब इस क्रम को सजा दिया जाए। पहला जो घटना हुआ है वो बक्सर का युद्ध हुआ है, सी। दूसरी घटना हुई है क्लाइव का भारत आना, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद जो है इलाहाबाद की संधि होगी, बी। और सबसे लास्ट में जो घटना है इसके अनुसार से वैरेन हेस्टिंग्स का भारत में गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल बनना। सॉरी, यहाँ पे बंगाल होगा, भारत का गवर्नर बनने बंगाल का गवर्नर होगा। ठीक है, मिसप्रिंट है, ये गलत है, टाइपिंग एरर है बस, और कुछ नहीं। बंगाल का जो है गवर्नर ही बनते हैं 1772 में। तो अब इसके CABD, चलिए खोजा जाए। ऑप्शन में कोड दिया हुआ है CBAD, तो ऑप्शन ए नहीं होगा, CBAD, CABD यही तो है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, CABD। ओके, सी भी दिया हुआ है। ओके, दोनों ऑप्शन सही, बी और सी दोनों एक ही ऑप्शन हो गया है, CABD। तो चलिए बी के साथ जाए, जो पहला ऑप्शन दिख रहा है सही, वही उसी के साथ जाना पसंद करेंगे हम लोग। तो समझ तो गए ही होंगे आप लोग कि हम कहना क्या चाहते हैं, और आप समझ गए होंगे कि चीज़ें कैसे जो है अरेंज करनी है, कैसे अरेंज करनी है। और जो है यहाँ पे हमने देख लिया कि पहले क्या हुआ था। पहले जो हुई थी वो हुई थी बक्सर की युद्ध हुई थी 1764 में। उसके बाद इलाहाबाद की संधि हुई, क्लाइव का भारत आगमन हुआ था 1765 की शुरुआती चरण में। उसके बाद क्या हुई, इलाहाबाद की संधि हो गई किसके किसके बीच, ये आप समझ गए चुके हैं कि शाह आलम द्वितीय और क्लाइव के मध्य, और दूसरी संधि सुजाउद्दौला और क्लाइव के मध्य। और उसके बाद वैरेन हेस्टिंग्स जो है वो बनते हैं भारत के गवर्नर। सॉरी, ये गलत थी, बंगाल का गवर्नर जो है वो बनते हैं, बंगाल का गवर्नर बनते हैं। चलिए, तो अगले क्वेश्चन में बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन क्या है, ये जो है साल, ये इसीलिए जो है ना काल याद रखना है, साल याद रखना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि पहले तो डायरेक्ट पूछ दिया करता था कि ये फलाने जी कब बने या फलाने जी कब से कब तक रहे, लेकिन अब अरेंज करने को पूछ दे रहा है, मैच दी फॉलोइंग पूछ दे रहा है, तो उसके लिए भी अब साल जरूरी है याद रखना। क्वेश्चन देखो पढ़ना वही है, लेकिन पैटर्न बदलाव हो गया, पैटर्न में बदलाव हो चुका है। तो चीजें जो है बस मॉक जो लगाते हैं आप, क्वेश्चन जो लगाते हैं उसमें बदलाव होनी चाहिए। पढ़ने का तरीका वही होगा, लेकिन नंबर ऑफ जो क्वेश्चन है वो ज्यादा से ज्यादा लगाना है, और साथ ही साथ बदलते हुए पैटर्न के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन आपको लगाने होंगे। पहले की तरह क्वेश्चन नहीं लगा सकते हैं। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चला जाए। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखा जाए। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे सामने। एट द टाइम ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी इन कलकत्ता हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी के स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, ये पूछ रहा है। तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई कब है? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई है 1784 ईस्वी में। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो बंगाल में हुई है, कलकत्ता में, वो कब हुई है? 1784 में। किसने किया है? सर विलियम जोन्स ने। किसने किया है? सर विलियम जोन्स ने। सर विलियम जोन्स ने। इसके अंदर सबसे पहला कार्य क्या हुआ? तो 1784 में विल्किंस ने भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया। भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया, भगवत गीता को ट्रांसलेट किया इंग्लिश में। फिर 1787 में विल्किंस ने ही हितोपदेश का अंग्रेजी अनुवाद किया। हितोपदेश का अंग्रेजी अनुवाद किया। उसके बाद 1789 में खुद विलियम जोन्स ने 1789 में विलियम जोन्स ने अभिज्ञान शकुंतलम, कालिदास की सबसे प्रमुख पुस्तकों में से एक है, अभिज्ञान शकुंतलम का अनुवाद किया। अभिज्ञान शकुंतलम का अनुवाद किया। तत्पश्चात 1792 ईस्वी में गीत गोविंद का अनुवाद किया। किसका अनुवाद किया? इन साहब ने, विलियम जोन्स ने गीत गोविंद का अनुवाद किया। तो यहाँ पे दो प्रमुख व्यक्ति दिख रहे हैं आपको। एक तो विल्किंस ने किया है 1784 में भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद, 1787 में हितोपदेश का अंग्रेजी अनुवाद,
फिर 1789 में विलियम जोन्स ने अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद किया, इंग्लिश ट्रांसलेशन किया, और 1792 में उन्होंने गीत गोविंद का किया है अंग्रेजी अनुवाद। इसके अतिरिक्त मनुस्मृति का भी अंग्रेजी अनुवाद किया गया 1794 में अ कोड ऑफ हिंदू लॉ के नाम से। 1794 में कोड ऑफ हिंदू लॉ के नाम से अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है। तो एक तरह से हम एशियाटिक सोसाइटी को देख रहे हैं कि इन्होंने भारतीय ग्रंथों को के ऊपर रिसर्च किया है। एक तरीके से कहीं ना कहीं एशियाटिक सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल रहा है हमारे राष्ट्रवाद के उदय में, नेशनलिज्म के उदय में। हमारे लोगों को याद दिलाया इन्होंने कि हमारा ओरिजिन क्या है, हम कितने गौरवशाली इतिहास से संबंध रखते हैं। जहाँ पे हम मानसिक गुलामी में चले गए थे, वहां पर राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म, पुनर्जागरण की भाव जो है एक तरह से जागृत की, और उसमें एक सबसे बड़ा रोल इनका भी है। भारतीय समाज सुधारकों का तो रोल है ही, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, लेकिन एशियाटिक सोसाइटी जैसे संस्थाओं का भी बहुत बड़ा योगदान दिखता है। तो अब प्रश्न है कि 1784 में कौन था बंगाल का गवर्नर जनरल? तो 1784 में, अब बताइए 1784 में कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस तो बाद में आएंगे, वारेन हेस्टिंग्स में। लॉर्ड हेस्टिंग्स तो 1813 में आएंगे, और लॉर्ड डलहौजी जो 1848 में जो है गवर्नर जनरल बनेंगे। ये साहब 1793 में बनेंगे, और ये साहब 1772 में बनेंगे, और कब तक रहेंगे? 1784 तक जो है यही बंगाल के गवर्नर जनरल होते हैं। और लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स इज आवर आंसर। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स हमारा आंसर होगा। इसके साथ हम तीसरे नंबर प्रश्न में बढ़ सकते हैं। आशा है कि ये आपको बात समझ में आई होगी कि चीज़ों को कैसे जो है समझना है, कैसे जो है अप्रोच करना है क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, तो कई सारी फैक्ट्स जो है आपको यहाँ पे पता चली। इन फैक्ट्स को आप अपनी नोटबुक में भी नोट करते चलेंगे, और उसके बाद जो है हमारे सामने तीसरी क्वेश्चन जो है, थर्ड क्वेश्चन जो है हमारे सामने आ चुकी है। और तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? तीसरा क्वेश्चन कहता है कि with which of the following is the ring fence policy related? रिंग फेंस पॉलिसी किससे संबंध रखता है? हेनरी लॉरेंस, लॉर्ड डलहौजी, वारेन हेस्टिंग्स या लॉर्ड क्लाइव? देखो जी, हेनरी लॉरेंस तो जो है वो बहुत बाद में किसके जो है, हेनरी लॉरेंस जो है वो पहले तो सिंध विलय में उनका बहुत बड़ा योगदान रहेगा। वहाँ के सिंध विलय, सॉरी, पंजाब के विलय में, पंजाब का अंग्रेजी शासन में जो विलय हुआ 1849 में, उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। और वो 3 सदस्यीय जो कमेटी बनेगी उसमें हेनरी लॉरेंस साहब रहेंगे। बाद में यही हेनरी लॉरेंस को बनाया जाता है लखनऊ का अवध का रेजिडेंट, जहाँ पे ये 1857 की क्रांति में मारे जाते हैं। खैर, लॉर्ड डलहौजी का सिद्धांत है व्यवगत का सिद्धांत, जिसके तहत आप समझ चुके हैं कि जिनका उत्तराधिकारी, जिन देशी रियासतों का, जिन देशी शासकों का कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा, उन राज्य को अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया जाएगा। तो डलहौजी का एक बहुत आक्रामक नीति रहा। वारेन हेस्टिंग्स साहब ने रिंग फेंस नीति लगाई थी। रिंग फेंस पॉलिसी किसके द्वारा लाया गया था? वारेन हेस्टिंग्स द्वारा। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आंसर क्या होना चाहिए हमारा? पूछा गया कि रिंग फेंस पॉलिसी किसके द्वारा लाया गया, किससे संबंधित है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग जो है हमारे आंसर हो जाएंगे। रिंग फेंस पॉलिसी क्या है? रिंग फेंस पॉलिसी और कुछ नहीं जो है, ये सहायक संधि का पूर्वगामी है। यह सहायक संधि, और सबसे पहले रिंग फेंस पॉलिसी ही आया। रिंग फेंस पॉलिसी के बाद उसका जो एक अपग्रेडेड वर्जन जो है, रिंग फेंस पॉलिसी के बाद उसका अपग्रेडेड वर्जन जो है सहायक संधि आया, सब्सिडियरी अलायंस आया, और फिर इसका एक अपग्रेडेड वर्जन और आएगा, व्यपगत का सिद्धांत। व्यपगत का सिद्धांत, जिसको हम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से भी जानते हैं, या हड़प की नीति के नाम से भी जानते हैं। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये और अपग्रेडेड वर्जन, और ज्यादा जो है आक्रामक नीति रहा है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है वो ये जो है डलहौजी, तो ये डलहौजी द्वारा लाया गया था। ये जो है सहायक संधि, सब्सिडियरी अलायंस जो है लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लाया गया था। और रिंग फेंस की पॉलिसी वारेन हेस्टिंग्स द्वारा लाई गई थी। ऑलरेडी एक बार डिस्कस कर चुका हूं मैं, लेकिन फिर से मैं इसको बता दूं कि रिंग फेंस पॉलिसी और कुछ नहीं, किसी अपने राज्य की सुरक्षा के लिए, अपने राज्य के सुरक्षा के लिए पड़ोसी राज्य की सुरक्षा करना, अपने राज्य की सुरक्षा के लिए पड़ोसी राज्य की सुरक्षा करना। जैसे कि मान लो कि इधर से किसी दुश्मन के आक्रमण का भय हो, और ऐसा हो सकता है कि ये दुश्मन जो है यहाँ पे अंग्रेजी राज्य तक पहुंच सकता है, तो अंग्रेजी राज्य तक पहुंचने ना दिया जाए, इसके लिए यहाँ पे ही रोका जाए। क्या इस राज्य में ही रोक दिया जाए? तो हम इस राज्य की अगर सुरक्षा करते हैं
तो मेरी राज्य की सुरक्षा खुद ब खुद हो जाएगी। हम चारों तरफ से हमने क्या कर दिया, एक बाड़ा लगा दिया। रिंग फेंस मतलब क्या होता है, बाउंड्री क्रिएट करना, एक सुरक्षा का बाउंड्री, जिसको सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति भी कहते हैं। रिंग फेंस पॉलिसी को सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति भी कहते हैं। तो एक तरह से सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति कहते हैं इसको। तो ये क्या था कि चारों तरफ से एक तरह से बाउंड्री क्रिएट कर देना, ताकि हमारे बाउंड्री में कोई इंटर ना करे। तो हमारा जो अगर ये शासन है, हमारा रूल है, तो उसके अलग बगल के सारे जो पड़ोसियों का हम रक्षा करेंगे, ताकि जो है कोई दुश्मन आक्रमण करे तो पहले यहाँ पे आक्रमण करेगा तो हम यहीं पे रोक देंगे और हमारे राज्य तक इसकी पहुंच नहीं बन पाएगी। तो एक तरह से जो है रिंग फेंस पॉलिसी जो है उसमें जो रखी जाती थी सेनाएं, उस सेना का खर्च वो शासक ही देता था जिसकी सुरक्षा की जाती थी। तो कहीं ना कहीं ये सब्सिडी अलायंस का पूर्वगामी है, जो है प्रीडेसेसर है। तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ा जाए। ये हो गया रिंग फेंस पॉलिसी क्या है, किसने लाया था, वारेन हेस्टिंग्स ने लाया था। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? ओके, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस्ड इन द डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन बंगाल? निम्नलिखित में से किसने बंगाल में दोहरी शासन प्रणाली की शुरुआत की? आपको पता है, इसकी कई बार जो है चर्चा हो चुकी है। 1764, 22 अक्टूबर 1764, बक्सर का युद्ध। बक्सर कहाँ है? बिहार में, बिहार में है। बक्सर से कौन सी नदी गुजरती है? गंगा नदी। तो बक्सर की युद्ध लड़ी गई 22 अक्टूबर 1764 को, और 22 अक्टूबर 1764 को एक तरफ कौन था, एक तरफ जो है, एक तरफ संयुक्त सेना थी, संयुक्त मुस्लिम सेना। मीर कासिम जो अपदस्थ बंगाल का नवाब था, सुजाउदौला जो अवध का शासक था, और साथ ही साथ जो है मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। इन तीनों का एक कंबाइंड आर्मी जो युद्ध करता है अंग्रेजी सेना से। अंग्रेजी सेना जिसका नेतृत्व कर रहा था हेक्टर मुनरो। कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो। और प्रश्न पूछ देता है कई बार कि बक्सर के युद्ध के समय में बंगाल का गवर्नर कौन था? बक्सर के युद्ध के समय में बंगाल का गवर्नर कौन था, अंग्रेजी गवर्नर? तो वो था वेंसीटार्ट। कौन था? याद रखिएगा, वेंसीटार्ट जो है उस समय बंगाल का गवर्नर हुआ करता था। तो उसने हेक्टर मुनरो को भेजा था लड़ने के लिए। इस युद्ध में जो है पराजय होगी किसकी? मुस्लिम संयुक्त सेना, संयुक्त मुस्लिम सेनाओं की पराजय होगी, और इनको मजबूरन संधि करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। और इसी क्रम में हम देखेंगे क्या कि इलाहाबाद की संधि होगी, और इलाहाबाद की संधि के पश्चात लॉर्ड क्लाइव जो वापस लंदन से आ चुके हैं बंगाल का कमान संभालने, उन्होंने यहाँ पर द्वैध शासन प्रणाली लागू कर दी। अर्थात दीवानी अधिकार तो इनको मिल ही चुका था शाह आलम द्वितीय के साथ। इन्होंने प्रशासन का अधिकार जो है, प्रशासन चलाने का अधिकार अपने हाथों में नहीं लिया। प्रशासन चलाने का अधिकार अभी भी किसको दे रखा था? वो जो है नवाब के हाथों में दे रखा था, और अप्रत्यक्ष तरीके से निजामत अपने हाथों में कर लिया था। निजामत मतलब पुलिस प्रशासन अपने हाथों में कर लिया था, लेकिन प्रशासन का अधिकार अभी भी जो है। तो इस तरह से द्वैध शासन का प्रणाली स्टार्ट किया गया, जिसमें एक अधिकार अपने पास रखा उसने, वो है राजस्व वसूलने का अधिकार। तो बिना उत्तरदायित्व का सबसे सर्वप्रमुख अधिकार अपने पास रखा, और सारा का सारा उत्तरदायित्व किसके ऊपर डाल दिया? नवाब के ऊपर डाल दिया। तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया था ऑप्शन के अकॉर्डिंग? चलिए, ऑप्शन ए है रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन बी है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी है वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन डी है लॉर्ड वेलेस्ली। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आंसर होगा ए, रॉबर्ट क्लाइव, जिसने डुअल गवर्नमेंट स्टार्ट किया था। कहां पर? बंगाल में। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल फेस द इम्पीचमेंट इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट? निम्नलिखित में से बंगाल के किस गवर्नर जनरल को ब्रिटिश संसद में महाभियोग का सामना करना पड़ा? और ये महाभियोग का सामना इसलिए करना पड़ा क्योंकि एक अंग्रेज, बर्क नाम का एक अंग्रेज जो है इसके पीछे पड़ा हुआ था हाथ धो के, और भारत से ही हाथ धो के पड़ा हुआ था, क्योंकि वो खुद बंगाल का गवर्नर जनरल बनना चाहता था। उसकी महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा थी। तो वो खोद करके जो है वारेन हेस्टिंग्स के खिलाफ अपराध सिद्ध करने में लगा हुआ था। अपराध ऐसे, सही बात है, वारेन हेस्टिंग्स ने इंडिया में कई सारे अपराध भी किए, अनैतिक कार्य किए, जैसे नंद कुमार को फांसी पे चढ़ा देना अपने सुप्रीम कोर्ट के साथी मुख्य न्यायाधीश के सहायता से। नंद कुमार जो मुर्शिदाबाद के पूर्व दीवान थे, नंद कुमार को फांसी पे चढ़ाया गया। क्यों? क्योंकि नंद कुमार ने वारेन हेस्टिंग्स के ऊपर
आरोप लगाया था 3.5 लाख रुपए गबन करने के, 3.5 लाख रुपए गबन करने के आरोप लगाए थे नंद कुमार ने। तो क्या किया इसने, जालसाजी के आरोप में नंद कुमार को गिरफ्तार करवा दिया और उसी आरोप में एलिजा इम्पे के सहारे इसने फांसी की सजा दिलवा दी। इसके अलावा जो है इसने और भी कई सारे अनैतिक कार्य किए। तो देखा जाए तो ये जो है इसके ऊपर महाभियोग चलना चाहिए था। हालांकि बर्क ने कोशिश किया और बर्क के साथ बहुत सारे अंग्रेज सांसद थे, ब्रिटिश पार्लियामेंट के कई सारे सांसद के खिलाफ थे, लेकिन इसको सपोर्ट करने वाले भी लोग वहां पे बैठे हुए थे। तो 7 सालों तक 1785 में जब ये जाता है लंदन, तो 1785 से लेकर के 7 साल तक इसके ऊपर महाभियोग चलेगा और अंततः जाकर बाद में बरी कर दिया जाएगा, सारे अभियोगों से बरी कर दिया जाएगा। और कौन है वो व्यक्ति, अब आंसर आपके सामने निकल के आ चुका है। पहला है जॉन शोर, नहीं है। लॉर्ड क्लाइव नहीं है। लॉर्ड क्लाइव साहब तो वो व्यक्ति हैं जिन्होंने जाके आत्महत्या कर ली। ठीक है, याद रखना है, ये प्रश्न हो चुका है। वैरेन हेस्टिंग्स साहब के ऊपर महाभियोग चला था। वैरेन हेस्टिंग्स के ऊपर महाभियोग चलाया गया था भारत में किए गए अनैतिक कार्यों के कारण। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न जो है अगला प्रश्न कहता है क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल क्रिएटेड द कोवेनेटेड सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रसंविदा सिविल सेवा का निर्माण किया था। भारत में याद रखिएगा 3 चीज याद रखिएगा। भारत में सिविल सेवा का जनक, दूसरा न्यायिक या न्यायपालिका का जनक कह सकते हैं हम इसको। भारत में न्यायपालिका का जनक, कचहरी जो है, कचहरी स्थापित किया इसने। न्यायपालिका, न्यायिक संगठन कह सकते हैं हम लोग, न्यायिक संगठन किसने स्थापित की, इसी ने। तीसरा थाना और दरोगा की व्यवस्था इसने की। इसने, चूंकि निजामत इसके हाथों में मिल चुका था, निजामत ऑलरेडी जो है अंग्रेजों ने अपने हाथ में ले रखा था, और जब वैरेन हेस्टिंग्स आता है तो द्वैध शासन प्रणाली खत्म कर देता है और संपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था भी अपने हाथों में ले लेता है। और इस क्रम में सबसे पहले तो वैरेन हेस्टिंग्स ने ही कोशिश करी थी दीवानी अदालत और फौजदारी अदालत अलग अलग करने की। तो इस क्रम में हमने क्या देखा कि वैरेन हेस्टिंग्स जो है उन्होंने भी कोशिश करी है न्यायिक व्यवस्था में सुधार की। इन्होंने कोशिश की कि जो हिंदुओं की सुनवाई वो हिंदू शास्त्र के अनुसार हो और मुस्लिम की सुनवाई वो मुस्लिम शास्त्र के अनुसार हो। इसके लिए एक हिंदू कोड की भी जो है रचना की गई। लेकिन देखा जाए तो असली स्वरूप देने का अगर कोई कार्य किया है जुडिशियरी को, तो वो जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया है। साथ ही साथ जो है निजामत को और व्यवस्थित रूप देने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को और जो है ढंग से एक स्वरूप देने के लिए इन्होंने थाना का स्थापना किया, जगह जगह पे थानेदारी। और साथ ही उस थाने में क्या किनकी नियुक्ति करी इन्होंने नियुक्ति करी दरोगा की। और वहीं से हमारे यहाँ जो दरोगा जी का इतना वैल्यू बढ़ा हुआ है और इतना दहेज बढ़ जाता है दरोगा बनने के बाद। क्यों? क्योंकि दरोगा जो है हायर अथॉरिटी से ज्यादा कमाता है। हमारे यहाँ एक दरोगा जी पकड़े गए, भाई साहब पिछले 10 साल से वेतन ही नहीं निकाला था उन्होंने। अब सोचिए, बस 10 साल से वेतन ही नहीं निकाला था, वेतन वैसे के वैसे ही था उनके अकाउंट में। खर्च कैसे चल रहा था, पता चला कि उनकी पोस्टिंग जो है ना बालू खनन वाले एरिया में है। अब बालू खनन वाले एरिया में है तो बिहार में सबसे बड़ी जो है इलीगल माइनिंग है बालू की होती है ना। बालू की बहुत बड़ी इलीगल माइनिंग है वहां पे। तो वहां पर उनकी पोस्टिंग थी। और आपको पता है कि वहां पर दरोगा जी लोगों को अपनी पोस्टिंग ढंग से करवाने के लिए जो है 50 लाख करोड़ों रुपए देना पड़ता है उनको, है ना। अगर उनको अच्छे जगह पोस्टिंग चाहिए, अच्छे जगह पोस्टिंग मतलब मलाईदार पोस्टिंग चाहिए जहाँ पे बहुत माल कमा सके, वहां पर के पोस्टिंग के लिए वहां उनको करोड़ों रुपए देने पड़ते हैं हायर अथॉरिटी को। और इसी क्रम में एक एसपी साहब भी नपे हैं अभी हाल फिलहाल में। पूर्णिया के एक एसपी थे दयाशंकर साहब, बड़े ईमानदार माने जाते थे। जब तक पकड़े नहीं जाओ तब तक ईमानदार हो, जिस दिन पकड़े गए उस दिन समाज जो है बेईमान घोषित कर देगा। हालांकि समाज जानता है कि ये घूसखोर है, लेकिन वो तब तक इंतजार करता है उसको ऊपर घूसखोर और जो है बदनाम करने का ठप्पा तब तक इंतजार करेगा जब तक आप पकड़े नहीं गए। जानते हैं कि भाई फलाना घूस लेता है, लेकिन पकड़ा नहीं गया ना। पकड़ा नहीं गया तो डायरेक्ट इल्जाम नहीं लगाता समाज, है ना। लेकिन जिस दिन पकड़े गए उस दिन समाज आपके ऊपर थू थू करेगा, उसको मौका मिल गया ना बोलने का। तो यहाँ पर दरोगा जी जो है बहुत ज्यादा कमाते हैं, दरोगा जी लोगों की बहुत कमाई है।
तो ये दरोगा व्यवस्था कौन लेके आता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस लेकर के आते हैं। यानी इसको ना ब्रिटिश कंपनी का शान शौकत का दर्जा दिया था कि ये ब्रिटिश कंपनी को रिप्रेजेंट करता है। दरोगा क्या करता है? ब्रिटिश कंपनी के शान शौकत को, कि इतने शान शौकत में दरोगा रहता था कि इतनी पावर अपने हाथ में लेके रखता था कि उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते हैं आप। तो इसको कहा जाता था कि ये जो है ब्रिटिश कंपनी के शान शौकत को दर्शाता है कि ब्रिटिश कंपनी कितने शान शौकत में रहती है। खैर, हम अगले प्रश्न की तरफ हम अपने प्रश्न को सॉल्व करें। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रसंविदा सिविल सेवा का निर्माण किया था? तो कौन सा होगा? ए नहीं होगा, और बैरन हेस्टिंग्स नहीं होगा, लॉर्ड वेलेस्ली भी नहीं होगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस साहब ने जो है सिविल सेवा का गठन किया है भारत में। न्यायिक सेवा का भी गठन किसने किया है? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। उन्होंने कॉर्नवालिस कोड का निर्माण किया, जो जिसमें सारी जो है जुडिशियल जो है लॉज जो है उन्होंने एक जगह करने की कोशिश करी है। उसको हम लोग देखते हैं उस अगले प्रश्न के साथ। हम देखेंगे अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न क्या है? इसका तो आंसर सी हो गया। इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? आइए देखते हैं। इन सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी हु वाज ऑफ्टन रेफर्ड टू एज द लोकल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्राइड ऑफ द कंपनी ऑफ बहादुर? ओके, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे द प्राइड ऑफ द कंपनी ऑफ बहादुर का स्थानीय प्रतिनिधि के रूप में जाना जाता है? यही अभी अभी मैं बात कर रहा था कि कंपनी के शानो शौकत को दर्शाने वाला कौन है। कंपनी के शानो शौकत को दर्शाने वाला, उसको उसका गर्व कहा जाता है। क्या कहा जाता था? द प्राइड ऑफ द कंपनी ऑफ बहादुर। ये तमगा किस पोस्ट को दिया गया था? किस पद को दिया गया था? कोतवाल को दिया गया था, या दरोगा को दिया गया था, या आमला को दिया गया था? आंवला, ये आमला है, अमला है दरअसल, ये ट्रांसलेशन में गलती हो गया। अमला को दिया गया था या जमींदार को दिया गया था? अभी अभी इसकी बात हुई है। किसको शानो शौकत का दर्जा दिया गया है? दरोगा जी को दिया गया है। ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। बी जो है जिसको द प्राइड ऑफ द कंपनी ऑफ बहादुर का संज्ञा दिया गया है, या अर्थात कंपनी के शानो शौकत का दर्जा दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? वेयर इज द ग्रेव ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस सिचुएटेड? देखिए जी, कॉर्नवालिस साहब जो है 1793 से 98 तक जो है, सॉरी 1786 से 93 तक, 93 से 98 तो जॉन शोर हैं जिन्होंने हस्तक्षेप की नीति लगाई थी। वो क्वेश्चन आएगा अभी अभी तुरंत। लेकिन यहाँ पर कॉर्नवालिस से संबंधित प्रश्न है, पूछ रहा है क्या कि कॉर्नवालिस साहब की कब्रिस्तान, कब्र कहाँ पर है? इकलौते ऐसे ये हमारे गवर्नर जनरल थे बंगाल के, या संपूर्ण गवर्नर जनरल वायसराय में इकलौते ऐसे हैं जिनका कब्र भारत में स्थित है। ये साहब जो है 1786 से लेकर के 93 तक भारत में रहते हैं, लेकिन जिसके पश्चात वो वापस इंग्लैंड चले जाते हैं। लेकिन जुलाई 1805 में वापस से इनको बुलाया जाता है। जुलाई 1805 में इनको वापस से बुलाया जाता है 1805 में, और कुछ ही महीनों के बाद अक्टूबर में भारत के गाजीपुर में, यूपी के संयुक्त प्रांत के यूनाइटेड प्रोविंस के गाजीपुर क्षेत्र में इनकी मृत्यु हो जाती है, नेचुरल डेथ हो जाती है, और गाजीपुर में ही इनको दफनाया जाता है। तो इनकी कब्र कहाँ पे स्थित होगी? बलिया नहीं होगा, वाराणसी नहीं होगा, गोरखपुर नहीं होगा। आंसर होगा तो होगा क्या? गाजीपुर होगा। गाजीपुर में इनका कब्र स्थित है। ठीक है, गाजीपुर कहाँ पे है? पूर्वांचल यूपी और बिहार के सीमावर्ती जिले में से, यूपी का सीमावर्ती जिला है जो बिहार से लगता है। ठीक है, यहाँ की भाषा में यहाँ का भाषा भी भोजपुरी है, बलिया का भाषा भी भोजपुरी है। तो 805 में 1805 में ये जो है भारत आते हैं जुलाई में, और अक्टूबर में इनकी मृत्यु हो जाती है, और यूपी में इनका कब्रिस्तान जो है वो स्थित है। चलिए, दूसरी बार जो है इसलिए बुलाया गया था ताकि जो है वो आक्रामकता बरकरार रहे जो वेलेस्ली ने सब्सिडियरी अलायंस के रूप में लागू किया था भारत में, लेकिन बहुत कम समय में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अगले प्रश्न में बढ़ा जाए। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट ट्रू अबाउट द सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड वेलेस्ली? लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा शुरू किया गया सहायक संधि प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है ना? नॉट ट्रू अबाउट, अब यहां पर एक मिनट रुकिए जरा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? नॉट ट्रू मतलब इनकरेक्ट। कौन सा यहां पे क्या है? इनकरेक्ट पूछ रहा है कि कौन सा इनकरेक्ट है।
और यहाँ पे हो गया, पूछ रहा है कौन सा करेक्ट है। अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ पूछ रहा है कौन सा इसमें कथन सत्य, यहाँ पे होना चाहिए नहीं है, कथन सत्य नहीं है। अब इसमें खोजना है कौन सा कथन सत्य नहीं है। अब पहला कथन बोल रहा है दूसरे की कीमत पर एक बड़ी सेना बनाए रखना। सब्सिडियरी अलायंस के सारे तथ्यों को मैंने बता रखा था प्रीवियस क्लासेस में, प्रीवियस लेक्चर्स में। आप पूरा लेक्चर्स देखा करें, तब आपको समझ में आएगी सब्सिडियरी अलायंस क्या था। जिन राजाओं ने, जिन शासकों ने सब्सिडियरी अलायंस एक्सेप्ट किया है, उन शासकों को अपनी सेना को भंग करना होता था और उसके बदले में अंग्रेजी सेना रखनी होती थी। अंग्रेजी सेना का टुकड़ी जो है राजा के राज्य के सुरक्षा हेतु रखी जाती थी और इस सेना की, इस अंग्रेजी सेना का सारा खर्च उन राजाओं को स्वयं ही उठाना पड़ता था, वहन करना पड़ता था। और ये खर्च या तो नकदी के रूप में देना होता था या उस राज्य के का कोई क्षेत्र उसे कंपनी के टुकड़ी को दे देना होता था, कंपनी को दे देनी होती थी, ताकि वहां से होने वाले राजस्व की जो आय हो वो कंपनी के खर्च में जा सके। इसके अतिरिक्त जो है कंपनी को, अपने राजा को अपने यहाँ एक रेजिडेंट की नियुक्ति करनी होती थी, अर्थात एक अंग्रेज रेजिडेंट रखना होता था। कंपनी जो है एक अंग्रेज रेजिडेंट भेजता था और ये अंग्रेज रेजिडेंट जो है न सिर्फ टुकड़ी को कमांड करती थी बल्कि राजा को भी एक तरह से जो है सहायता करती थी उनके शासन को चलाने के में, और बिना हस्तक्षेप किए, ये कहने की बात है ना, बिना हस्तक्षेप किए, है ना। तो साथ ही साथ जो है इसके अतिरिक्त बिना अनुमति के किसी अन्य यूरोपियन शक्ति को, इस अन्य यूरोपियन देश के लोगों को अपने यहाँ नियुक्ति नहीं कर सकते थे। तो ये जो है पहले तो इससे क्या एक फायदा हुआ वेलेजली को बिना अपना पैसा खर्च किए दूसरे के पैसे पर अपने आर्मी को एक्सपैंड करने का एक बहाना मिल गया, है ना। तो हम कह सकते हैं कि दूसरे की कीमत पे एक बड़ी सेना बनाए रखना, तो ये सत्य है और आंसर खोजना है सत्य नहीं है। सत्य नहीं है खोजना है, तो ये सत्य है तो आंसर नहीं होगा। भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखना, ये वो वक्त है जिस समय नेपोलियन भारत पर चढ़ाई का सपना देख रहा है, पूरे यूरोप के नाक में दम कर रखा है, पूरे यूरोप को जीत रहा है धीरे धीरे करके। और आने वाले वक्त में ये भी चर्चा है कि हो ना हो, चूंकि भारत अंग्रेजों का उपनिवेश है, कॉलोनी है, तो हो सकता है कि, और ये सबसे बड़ी कॉलोनी है, सबसे बड़ा उपनिवेश है, तो यहाँ पे हमला हो सकता है। और भारत के कई शासक नेपोलियन का साथ भी दे सकते हैं भारत में नेपोलियन के आने के बाद, क्योंकि कई ऐसे शासक चाहते हैं कि भारत से अंग्रेजों की विदाई हो जाए। तो इससे नेपोलियन के खतरे से भी इसको बचाना था, ये भी एक जो है उद्देश्य था सहायक गठबंधन प्रणाली का। तो भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखना, तो ये भी स्टेटमेंट सही है चूंकि, तो हमारा आंसर नहीं होगा। स्टेटमेंट चूंकि सही है इसलिए हमारा आंसर नहीं होगा। तीसरा देखते हैं, कंपनी के लिए एक निश्चित आय प्रदान करना। सहायक संधि से कोई निश्चित आय नहीं प्राप्त हुई, सहायक संधि का लक्ष्य जो है निश्चित आय प्राप्त नहीं करना था, तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो हमारा आंसर सही होगा। ये स्टेटमेंट चूंकि गलत है तो हमारा आंसर ये होगा। भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश आधिपत्य स्थापित करना, आधिपत्य स्थापित अभी नहीं कर रहा है, एक तरह से सब्सिडियरी, अपना सहायक बना लिया वेलेस्ली ने। अभी भी उन शासकों को अपना शासन चलाने का अधिकार है, थोड़ा सा कंट्रोल्ड वे में, है ना। लेकिन तो ये भी इनका जो है कोई इसका उद्देश्य नहीं था। तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी जो है हमारा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि कौन सा इसमें इनकरेक्ट है वो खोजना है, कौन सा ट्रू नहीं है वो खोजना है। तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी ट्रू नहीं है सब्सिडरी अलायंस के टर्म में। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, ई ऑप्शन हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ दी अबव, उपरोक्त में से एक से अधिक, हमारा स्टेटमेंट सही नहीं है। अच्छा, ई ऑप्शन अगर ट्रू खोजता कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है, तब भी हमारा जो है ई होगा, क्योंकि उपरोक्त में से दो स्टेटमेंट हमारा सही है, तो दोनों ही कंडीशन में हमारा आंसर सही हो सकता था। तो अगर इस इंग्लिश वाले की तरफ से चले कि नॉट ट्रू, तो नॉट ट्रू में हमारा स्टेटमेंट नंबर सी और डी जो है वो नॉट ट्रू है, और स्टेटमेंट नंबर सी और डी जो है नॉट ट्रू है, तो तब भी जो है मोर देन वन ऑफ दी अबव होगा। और अगर इसके अनुसार से चले, हिंदी वाले के अनुसार से चले कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो पहला कथन सत्य है और दूसरा कथन सत्य है, तो इसके अकॉर्डिंग भी हमारा ई हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो दोनों ही कंडीशन में हमारा आंसर एक आ रहा है, उपरोक्त में से एक से अधिक। एक का तात्पर्य है कि दो स्टेटमेंट हमारा गलत है और एक जो का तात्पर्य है दो स्टेटमेंट हमारा सही है। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ा जाए। होपफुली आपने इस चीज को बहुत अच्छे से समझ लिया है। तो अब अगले प्रश्न पे बढ़ने की बारी है। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। ओके, द ट्रीटी ऑफ सुगौली। ओके, द ट्रीटी ऑफ सुगौली, ट्रीटी ऑफ सुगौली हुआ कब? आंग्ल नेपाल युद्ध होता है 1800, आंग्ल नेपाल युद्ध जो होगा
ठीक है। आंग्ल नेपाल युद्ध होगा जो है लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में, 1814-15 में। कब होगा? 1814-15 में आंग्ल नेपाल युद्ध होगा। और आंग्ल नेपाल युद्ध में नेपाल, शुरुआत में इस युद्ध में नेपाल का पलड़ा भारी रहेगा, लेकिन वापस से फिर रिटेलिएट करते हैं अंग्रेज और युद्ध को जीतते हैं। जिसके बाद जो है अंग्रेज और नेपाल के बीच में युद्ध जो है एक संधि होगी, जिसको कहा जाता है सुगौली की संधि। और सुगौली की संधि जो है, सुगौली कहाँ पे है? चंपारण, और पूर्वी चंपारण कह दो, पूर्वी चंपारण के का एक जो है ब्लॉक है सुगौली। इसी सुगौली ब्लॉक से मैं संबंध रखता हूँ। तो ये सुगौली जो है, देखो कितनी ऐतिहासिक जगह से मैं संबंध रखता हूँ। तो सुगौली जो है इस पूर्वी चंपारण से संबंध रखता है। इसी सुगौली में ये संधि हुई है। कब? 1815 में। 1815 में, हालांकि क्योंकि युद्ध ही हुआ 1814-15 में, तो 1800 ईस्वी तो होगा नहीं, 1803 तो होगा नहीं, 1805 तो होगा नहीं, 1815 ईस्वी है। और फिर से 1816 में इसको फिर से रेटिफाइड किया जाएगा और वहां से 1816 से प्रभावी हो जाएगा। 1816 से क्या हो जाएगा? प्रभावी हो जाएगा। और आज भी यह प्रभावी है। इसके तहत कई सारे नेपाली क्षेत्र, नेपाल के क्षेत्र भारतीय क्षेत्र में आ गए। गढ़वाल, कुमाऊं के क्षेत्र आज के वक्त में जो है जो शिमला देखते हैं वो पहले नेपाल के क्षेत्र में हुआ करता था। सिक्किम पर से भी एक तरह से कंट्रोल नेपालियों का खत्म हो जाएगा, नेपाल का खत्म हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ा जाए। अगला प्रश्न क्या है? बाद में चल के सिक्किम को डलहौजी साहब मिलाएंगे, लेकिन इसी संधि के तहत सिक्किम पर से नेपाल का कंट्रोल खत्म होगा। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 11 है, कंसीडर द मर्जर ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एंड अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। आपको पता है व्यवगत का सिद्धांत कौन लाया था? लॉर्ड डलहौजी लाया था। लॉर्ड डलहौजी 1848 में, लॉर्ड डलहौजी लाया था 1848 में। और इसके तहत जो है सजाना है कि किस राज्य का कब जो है विलय हुआ है अंग्रेजी शासन में। तो सतारा आपको पता होना चाहिए। सतारा का कब विलय हुआ है? 1848 में। सतारा का कब विलय हुआ है? 1848 में। झांसी की विलय की गई है 1853 में। झांसी की विलय की गई है 1853 में। बघाट का विलय किया गया 1850 में। बघाट का विलय किया गया 1850 में। और उदयपुर जो मध्य प्रदेश में है, इसका विलय किया गया 1852 में। इसका विलय किया गया है 1852 में। तो पहले होगा 1, दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा 3, फिर होगा 4 और फिर होगा 2। 1342, 1342 पहला ऑप्शन ही हमारा है। 1342 1342 पहला ऑप्शन है। 1432 है, तो 1432 नहीं होगा। हमारा 1 के बाद 3 आना चाहिए। ये 3124 ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी चेक करो, 11334442। ऑप्शन सी इज आवर आंसर। रिक्वायर्ड आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन सी है 1342। पहले सतारा 1848 में, झांसी 1853 में, बघाट 1850 में, उदयपुर 1852 में, करौली 1855 में, नागपुर जो 1854 में, अवध 1856 में, है ना? तो ये याद रखना है आपको। जैतपुर और संबलपुर याद रखना है 1849 में। जैतपुर और संबलपुर कब? 1849 में। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो ये क्रम पूछ सकता है एग्जाम में, क्रम पूछने के चांसेज हैं आपके। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है क्वेश्चन नंबर 12 है, इन हुज टाइम द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल पावर्स ऑफ द सर्वेंट्स ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वर सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम। किसके समय में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों की कार्यकारी और न्यायिक शक्तियां पहली बार अलग कर दी गई? जिस मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की जाती थी, जिसको बाद में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी कहा गया, मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की जाती थी, उस मजिस्ट्रेट के पास जो है न्यायिक शक्तियां भी होती थी और कार्यकारी शक्तियां भी होती थी। लेकिन इन व्यक्ति के आने के बाद, इस ऑप्शन में जो है वो व्यक्ति, उनके आने के बाद मजिस्ट्रेट का जो है अधिकार सिर्फ राजस्व वसूली तक रह गया। सिर्फ राजस्व वसूलना हो रह गया, सिर्फ टैक्स कलेक्शन रह गया। और न्यायिक जो अधिकार है उसके लिए स्पेशली अलग से न्याय के लिए या जुडिशियरी के लिए अलग से कचहरी की स्थापना की गई। जुडिशियरी के लिए अलग से क्या किया गया? कोर्ट्स जो है एस्टैब्लिश किए गए, कचहरी स्थापित किए गए हैं। मजिस्ट्रेट को काफी हद तक जो है न्यायिक शक्तियां पहले प्राप्त थीं वारेन हेस्टिंग्स के समय में, लेकिन बाद में मजिस्ट्रेट का कार्य जो है सिर्फ राजस्व वसूलना रह गया। राजस्व वसूलने के अलावा कोई और कार्य नहीं करता।
और अलग से जो है कोर्ट्स स्थापित किए जाएंगे। ये कौन आंसर होगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस साहब के समय में कार्यकारी और कर्मचारियों की कार्यकारी और न्यायिक शक्तियों को अलग कर दिया गया। उनके पास अब किसी भी प्रकार का जुडिशियल पावर नहीं होगा। जुडिशियरी के लिए अलग से कोर्ट एस्टैब्लिश किए गए, उनके अलग से प्रोसीजर जो है बनाए गए। चलिए, अलग से कानूनों का निर्माण किया गया। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? देखे जरा सा। एज यूजुअल क्वेश्चन नंबर 13 इज सम ट्रेंडी क्वेश्चन जो बीपीएससी में पूछे जाते रहे हैं। विथ विच स्टेट वाज द पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन अडॉप्टेड बाय सर जॉन शोर एसोसिएटेड? अहस्तक्षेप की नीति जॉन शोर द्वारा किस राज्य के लिए? अब याद रखना है, जॉन शोर ने कौन सी नीति अपनाई? अहस्तक्षेप की नीति। कौन सी नीति अपनाई? अहस्तक्षेप की नीति। उसी तरह से एक फॉरवर्ड पॉलिसी होता है। फॉरवर्ड पॉलिसी किसने अपनाई? लॉर्ड लिटन ने और लॉर्ड ऑकलैंड ने। किसके प्रति अपनाई? किसके प्रति अपनाई? अफगानिस्तान के प्रति अपनाई। ठीक है। उसी तरह से अक्रमण्यता की नीति होता है, एक अक्रमण्यता, जिसको जॉन लॉरेंस जो है अपनाएंगे 1859 में। किसके प्रति? अफगानिस्तान के प्रति ही जॉन लॉरेंस, अक्रमण्यता की नीति। या जो है तो यहाँ पे जॉन शोर का पूछ रहा क्वेश्चन, सर जॉन शोर द्वारा अपनाई गई हस्तक्षेप की नीति किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए जी, लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 में चले जाते हैं और 1793 से लेकर 98 तक जो है जॉन शोर जो है बंगाल के गवर्नर जनरल थे और इनके वक्त में इन्होंने मैसूर के प्रति कोई भी एक्शन नहीं लिया। मैसूर के प्रति टोटली ये नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी को अपनाएंगे। तो ये आंसर हो जाएगा मैसूर। मैसूर, क्योंकि देखो जी, हैदराबाद ऑलरेडी 1798 में और बाद में फिर 1800 ईस्वी में सब्सिडरी अलायंस एक्सेप्ट करेगा, लेकिन उसके पहले ही हैदराबाद कहीं ना कहीं जो है जॉन शोर के पहले, लॉर्ड वेलेस्ली के पहले भी कहीं ना कहीं अंग्रेजों का एक तरह से पिछलग्गू बन चुका था। ये इसका सबसे बड़ा जो है उदाहरण एंग्लो मैसूर वॉर में दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे एंग्लो मैसूर वॉर में बार बार हैदराबाद अंग्रेजों का साथ देगा, क्योंकि उसको दिखता है कि हमें लाभ हो रहा है अंग्रेजों से। तो यहाँ पर साथी है अंग्रेजों का, ठीक है ना। और अवध तो ऑलरेडी जो है अंडर कंट्रोल है, इनडायरेक्ट अंडर कंट्रोल है अंग्रेजों के बक्सर के युद्ध के बाद। झांसी का भी कहीं कोई रोल नहीं है। मैसूर का चल रहा है अंग्रेजों के साथ लड़ाइयाँ। 3 ऑलरेडी एंग्लो मैसूर वार हो चुकी है और तृतीय एंग्लो मैसूर वार में बुरी तरह से हार हुई थी टीपू सुल्तान की। तो उसके बाद जब बनेंगे जॉन शोर तो उन्होंने अहस्तक्षेप की नीति अपनाई। किसके प्रति? मैसूर के प्रति इन्होंने अहस्तक्षेप की नीति अपनाई है। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है, हैदराबाद प्रथम राज्य शासक है जिसने, प्रथम राज्य है जिसने सहायक संधि अपनाया था 1798 में और फिर 1800 ईस्वी में उसको रेटिफाई किया फिर से। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कहते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द रिफॉर्म्स ऑफ कॉर्नवालिस? कॉर्नवालिस ने जितने भी सुधार किए हैं उसमें कौन सा गलत है? कंपनी के कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया गया, सही, एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि कॉर्नवालिस को ये बात समझ में आ गया था कि जो कंपनी का घाटा चल रहा है वो कंपनी के निजी व्यापार, कर्मचारियों के निजी व्यापार के कारण हो रहा है, क्योंकि उसके पहले कर्मचारियों की वेतन बहुत कम हुआ करती थी और इसके बदले में कंपनी अपने कर्मचारियों को अपना निजी व्यापार करने का छूट दिया हुआ था। तो यहाँ पर कर्मचारी कंपनी के बदले अपने निजी व्यापार के प्रति ज्यादा चिंतित रहते थे, अपने मुनाफे के प्रति ज्यादा चिंतित रहते थे। तो कॉर्नवालिस ने इस बात को समझा और उन्होंने बोला कि कर्मचारियों का अगर वेतन बढ़ा दिया जाए तो वो अपना व्यापार नहीं करेंगे। तो 2 काम किया गया, एक तो कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया गया और दूसरा इनके निजी व्यापार में पूरी तरह से रोक लगा दिया गया। तो ये सही है, कंपनी के कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया गया। कंपनी के लिए सेवाओं, भारतीयों के लिए सेवाओं का द्वार खोला गया, नहीं, ये तो पूरी तरह से कॉर्नवालिस साहब पूरी तरह से घोर विरोधी थे भारतीयों को किसी प्रकार के सिविल सेवा में एंट्री के। ये भारतीयों को सिविल सेवा में किसी भी प्रकार का एंट्री नहीं देना चाहते थे, है ना। वैसे प्रथम प्रयास 1833 के चार्टर में किया जाएगा, लेकिन वहां पर भी विरोध के कारण जो है ये बात वापस कर लिया जाएगा। 1853 में जाकर के भारतीयों को पहली बार, जो 1853 का चार्टर एक्ट आएगा उसमें पहली बार भारतीयों को मिलेगा सिविल सेवाओं में प्रवेश परीक्षा देकर के वो सिविल सेवाओं में जा सकते थे। हालांकि जो है, एक मिनट रुकिए, ओके, तो यहां पर ये नहीं होगा, तो ये कथन हमारा गलत है, यही कथन तो हमारा सही है। क्योंकि कथन गलत खोजना है और गलत कथन ही हमारा सही आंसर है, तो पहला ये भी हो सकता है। आगे भी देख लें, अगर अगला कोई स्टेटमेंट भी गलत कथन दिख रहा है तो फिर हम मोर देन वन ऑफ द अबव में जा सकते हैं।
कंपनी के खर्चे कम किए गए, कंपनी के खर्चे कम हो गए, ये स्टेटमेंट भी सही है। इनके वक्त में कंपनी का खर्चा कम किया गया, चीजों को फिर से सुव्यवस्थित की गई, कहाँ जहां पे अतिरिक्त खर्चा हो रहा है उसमें कटौती किया गया, तो यहाँ पे कंपनी को फायदा में लाने की कोशिश की जा रही है। और कॉर्नवालिस कोड जो है कॉर्नवालिस ने बनाया है, जो जुडिशरी से संबंधित है, तो ये जो है हमारा 3 तो हमारा स्टेटमेंट सही है। तो चूंकि ये स्टेटमेंट 3 सही है तो हमारा आंसर नहीं होगा, और स्टेटमेंट बी हमारा गलत है, तो यही हमारा आंसर होगा। ओपन द डोर ऑफ द सर्विसेज फॉर इंडिया, भारतीयों के लिए दरवाजा खोल दिए गए सेवाओं के, ये गलत है, कॉर्नवालिस साहब ने नहीं खोले इसके लिए। तो अगले प्रश्न में बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? ओके, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है हु एंडेड द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने समाप्त किया? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है 1878 में सबसे पहले आया था, लॉर्ड लिटन साहब ने इसको लाया था, और इसका सबसे बड़ा उद्देश्य था भारतीय समाचार पत्रों, लॉर्ड लिटन साहब इसको लेके आने वाले हैं। लॉर्ड लिटन द्वारा पास किया गया प्रस्ताव, ये प्रस्तावित किया गया, सॉरी, यह नियम लाया गया था, नियम लागू किया गया था। लेकिन इसका क्या वर्नाकुलर क्या कहते हैं? वर्नाकुलर कहते हैं स्थानीय भाषाओं को, क्षेत्रीय भाषाओं को। तो उस वक्त 1878 तक आते आते जो है सैकड़ों की संख्या में क्षेत्रीय भाषाओं में समाचार पत्र जो है वो निकलने शुरू हो गए थे, उनकी सर्कुलेशन जो है लाखों में चली गई थी। तो ये लॉर्ड रिटन को बर्दाश्त नहीं हो रहा था, क्योंकि ये जो कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद की भावनाओं को जागृत करने में प्रेस का सबसे बड़ा रोल था। ये वर्नाकुलर प्रेस जो है, जो भारतीय भाषाओं में छपने वाली प्रेस है, ये प्रेस हमेशा से अंग्रेजों की नीतियों का आलोचना करता रहा, अंग्रेजों की नीतियों को पर खुल के बात करता रहा, क्योंकि सेंसरशिप कहीं ना कहीं, चार्ल्स मेटकॉफ जिनको भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, उनके बाद जो है भारतीय प्रेस की में बहुत ज्यादा विकास हुआ, तो इसके कारण से छूट मिले भारतीय प्रेस को, और उन्होंने भारतीय भाषाओं में, क्षेत्रीय भाषाओं में सैकड़ों पत्र जो है समाचार पत्र निकाले। तो वहां पर हम देखेंगे कि बार बार जो है सरकार की नीतियों की आलोचना हो रही है, सरकार का को आईना दिखाया जा रहा है, सरकार पे हमला किया जा रहा है। ये लिटन साहब से बर्दाश्त नहीं हो रहा था, उन्होंने भारतीय भाषाओं पर रोक लगाने की सोची, क्योंकि यह राष्ट्रवाद का एक बहुत बड़ा जरिया बन रहा था। तो उन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लागू कर दिया। लेकिन बोला कि समाप्त किसने किया? तो इसके बाद जस्ट बाद, चूंकि इंग्लैंड में लिबरल पार्टी की सरकार आ गई, तो लिबरल पार्टी जो उदारवादी विचारों पर आधारित पार्टी थी, उन्होंने एक लिबरल थॉट वाले गवर्नर जनरल को भारत में भेजा, और ये गवर्नर जनरल साहब थे लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन सबसे बड़े सुधारवादी और सबसे बड़े जो है उदारवादी शासकों में से वायसराय, क्योंकि इस वक्त वायसराय हो गए हैं, तो वायसराय में से भारत में रहे हैं। इन्होंने भारत को कई ऐसी चीजें दी हैं जिन्होंने आने वाले वक्त में जो है भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन किया है। तो लॉर्ड रिपन साहब ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त करने वाले कौन है? लॉर्ड रिपन है। लाने वाले कौन है? लॉर्ड लिटन है। लाने वाले कौन है? बहुत प्रतिक्रियावादी ये जो है वायसराय थे लॉर्ड लिटन। किसी चीज पे प्रतिक्रिया करते थे, हर चीजों पर निगेटिव थॉट रखते थे, भारतीयों को पसंद नहीं करते थे किसी भी कीमत पर। तो लॉर्ड लिटन साहब ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया, और लॉर्ड रिपन साहब ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट समाप्त किया है। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को भारतीय समाचार पत्र प्रेस अधिनियम भी कहा जाता है, या भारतीय प्रेस अधिनियम भी कहा जाता है। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं, याद रखिएगा, अगर इससे संबंधित प्रश्न अगर आगे होगा तो हमें मिल जाना है। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है द सेकेंड अफगान वॉर वॉज डिक्लेयर्ड ऑन विच मेन इवेंट। देखिए जी, द्वितीय अफगान युद्ध की घोषणा किस मुख्य घटना पर की गई थी? रूसी राजदूत का स्वागत, ऑप्शन ए है, रूसी राजदूत का स्वागत नहीं होगा। और अंग्रेजों द्वारा क्वेटा पर कब्जा करना नहीं होगा। ब्रिटिश राजदूत को प्रवेश करने से रोकना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। सी नंबर ऑप्शन, लॉर्ड लिटन ने एक प्रतिनिधिमंडल भेजा अफगानिस्तान, जिसको घुसने से रोक दिया गया, जिसको प्रवेश नहीं दिया गया अफगानिस्तान में, खैबर पास से ही उनको वापस आ जाना पड़ा। तो ब्रिटिश राजदूत को प्रवेश से रोकना ये जो है लिटन को पसंद नहीं आया, और 1878 में इसने द्वितीय अफगान युद्ध की घोषणा कर दी, जो 1878 से 80 तक चलेगा। तो ये जो है ब्रिटिश राजदूत को प्रवेश नहीं दिया गया अफगानिस्तान में, इसी कारण से द्वितीय अफगान युद्ध की शुरुआत हुई है। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है क्वेश्चन नंबर 17 कि विथ दिस एजुकेशन सिस्टम ऑफ आवर्स पीपल विल रिमेन इंडियन बाय कलर कास्ट बट मेंटली इंग्लिश। हमारी शिक्षा प्रणाली से लोग रंग और जाति से तो भारतीय रहेंगे, लेकिन मानसिक रूप से अंग्रेज।
देखो जी, ये किस शिक्षा नीति की बात की जा रही है? ये अंग्रेजी शिक्षा नीति की बात की जा रही है। और अंग्रेजी शिक्षा नीति को भारत में प्रस्तावित करने वाले एक तरह से कौन है सर्वप्रथम? मैकाले साहब। मैकाले साहब ने अपना एक जो है रिपोर्ट लिखा, और रिपोर्ट को किसके पास सबमिट किया था 1835 में? 1835 में रिपोर्ट को सबमिट किया था किसके पास? लॉर्ड विलियम बेंटिक। एकदम सही आप सोच रहे हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिक के पास। और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी के रूप में स्वीकार कर लिया। तो इन्होंने कहा मैकाले ने कहा कि मैं भारत में एक ऐसा जो है वर्ग तैयार करना चाहता हूँ, ऐसा शिक्षित वर्ग तैयार करना चाहता हूँ जो पहनावे से जो है वो अंग्रेज हो, जो रंग से जो मानसिक रूप से अंग्रेज हो जाए, भले ही रंग और रूप से भारतीय दिखे, रंग रूप से क्या दिखे? भारतीय दिखे, यहां से अंग्रेज हो जाए, उसके अंदर अंग्रेजियत झलकने लगे, उसका पहनावा अंग्रेजियत हो, उठने बैठने का भाव अंग्रेजियत हो जाए, मैनरिज्म जो है मैनर हो वो अंग्रेजियत हो जाए, है ना। लेकिन बस चेहरा और मोहरा जो है वो भारतीय दिखे। यह कथन किसका है? तो जिसने इसको लाया, कौन साहब? मैकाले। मैकाले साहब का कथन है ये, क्या कि हमारी शिक्षा प्रणाली जो अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली है उससे लोग रंग और जाति से तो भारतीय रहेंगे लेकिन मानसिक रूप से अंग्रेज हो जाएंगे। इसने भारत में लिपिक वर्ग, इस शिक्षा नीति ने, मैकाले की शिक्षा नीति ने भारत में क्लर्क क्लास बनाया है। क्लर्क क्लास, जिसको देखो क्लर्क बनने के पीछे भाग रहा है, सारी दुनिया क्लर्क बनने के पीछे भाग रही है। हमने और पैदा ही क्या किया है? हमारी शिक्षा नीति ने कितना रिसर्च जो है भारत में, शोध रिसर्च जिसको कहते हैं, वो होने दिया है। हमारे शिक्षा नीति में जो है आज के इस वक्त में पीएचडी देख लो ना, पीएचडी नाम का पीएचडी है, नाम के आगे लग गया डॉक्टर, लेकिन वो लानत है उस पीएचडी के ऊपर। कट कॉपी पेस्ट वाले सीन है, ऐसी ऐसी सॉफ्टवेयर जिसको भी मात दे दिया जाता है जब थीसिस जमा किया जाता है। तो क्या राम आम खाता है? तो राम आम खाता है, इसको जो है जब रिसर्च में लिखा जाता है थीसिस में, तो लिख दिया जाएगा कि राम द्वारा आम खाया गया या खाया जाता है, हो गया। अब उसमें सॉफ्टवेयर पकड़ नहीं पाएगा। आप समझ रहे हैं? यहाँ पे थीसिस इतनी चोरी की जो है जमा की जाती है कि पूछ नहीं सकते आप। और यहाँ की शिक्षा नीति क्या ही कहें, प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम खत्म है हमारे यहाँ। आप जाकर के 6, 7, 8 छोड़िए, तो 6, 7, 8 के बच्चे से एक बुक पढ़वा लीजिए, सरकारी स्कूल गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों से आप इस बुक पढ़वा लीजिए, अगर वो पढ़ दे तो भूलिएगा, उनके अंदर रीडिंग कैपेबिलिटी नहीं है। सिर्फ इसलिए क्योंकि शिक्षक को की जो बहाली हो रही है, एक तो स्टैंडर्ड शिक्षक की बहाली नहीं हो रही है, अच्छी शिक्षक की बहाली नहीं हो रही है। सब शिक्षा मित्र, बिहार में जाओ शिक्षा मित्र वाले शिक्षक बने पड़े हैं, उनको ना ढंग से जनवरी फरवरी आता है। एक लाइन का अगर, एक वाक्य का अगर ट्रांसलेशन पूछ दिया जाए तो उनको नहीं आएगा। पढ़ा रहे हैं नंबर बेसिस पे, उन शिक्षक बनेंगे। और डिमांड क्या करते हैं? हमें तो चाहिए क्या? वेतनमान। हमें चाहिए वेतनमान। भाई पढ़ा के दिखाओ, पहले परफॉर्मेंस करके दिखाओ। गवर्नमेंट को तो ऐसा करना चाहिए कि आपके स्कूल में बच्चों का परफॉर्मेंस जितना बेहतर होगा उतना अच्छा आपको आपका वेतन होगा, परफॉर्मेंस बेसिस पे। गवर्नमेंट सेक्टर में ही होता है ना, परफॉर्मेंस आपकी जितनी अच्छी होगी उतनी अच्छी वेरिएबल्स बनेंगी आपकी, उतनी अच्छी आपकी इंसेंटिव बनेंगी। यहाँ पे भी वही सिस्टम लागू कर दो, जितना अच्छा परफॉर्मेंस करोगे उतनी अच्छी इंसेंटिव। स्कूल के बच्चे जितना नाम करेंगे, जितनी अच्छी पढ़ाई में आगे रहेंगे, उतना अच्छा। अब ये बहाना होता है कि टीचर को जो है बाकी कामों में लगाया जाता है, टीचर को खिचड़ी खिलाने में लगाया जाता है, टीचर को जनगणना में लगा दिया जाता है, टीचर को फलाने ठिकाने में चुनाव में लगा दिया जाता है। तो सरकार को भी इस पर सोचना चाहिए कि सरकार को एक अलग उसके लिए कैडर बनाना चाहिए, जो अन्य कामों के लिए हो, जो चुनाव के लिए हो, जो जनगणना के लिए हो, जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे ऐसे लोगों की बहाली होनी चाहिए ना, कि शिक्षक को जो शिक्षण का कार्य कर रहे हैं, शिक्षण के कार्य से हट के उनको किसी दूसरे कार्य में उसको खिचड़ी खिलाने का काम जो है टीचर का थोड़ी है जी, उसका काम पढ़ाना है। लेकिन हमने गवर्नमेंट स्कूल में देखा है, सुबह से लेकर शाम जब तक स्कूल की छुट्टी नहीं होती तब तक टीचर इसी फेर में रहते हैं। पढ़ाने से ज्यादा वो इस फेर में है कि बच्चा कैसे खा ले, उनका गिनती कैसे हो जाए, कैसे उनका अटेंडेंस बन जाए, कैसे जो है वो डिटेल, वो रिपोर्ट चला जाए कि हाँ आज इतने बच्चों ने खा लिया। और खाना का क्वालिटी भी वही है, इतनी चोरी होती है उस खाने में, इतना रद्दी क्वालिटी का खाना खिलाया जाता है। तो प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम ही हमारा गोल है, खत्म है, भ्रष्ट है। और फिर उसके बाद हम सोचते हैं कि भाई हमारे यहाँ जो है एजुकेशन में बच्चे अच्छा क्यों नहीं कर रहे हैं। तो बेसिक लेवल पे चीज़ों में बदलाव करने की आवश्यकता है। बेसिक लेवल जब तक नहीं बदलेगा, फाउंडेशन जब तक नहीं बदलेगा, तब तक आप बिल्डिंग ब्लॉक्स उसके ऊपर आप कैसे मजबूत बना सकते हैं जब आपका फाउंडेशन ही कमजोर है। ठीक है, तो पहले वो प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम को बदलने की आवश्यकता है। प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम जब बदलेगा तो ऊपर की चीज़ें अपने आप बदलनी शुरू हो जाएंगी।
ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, देखिए जरा सा। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि विथ रेफरेंस टू द फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता विच स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो पहला है कि इसकी स्थापना फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसकी स्थापना 10 जून 1800 ईस्वी को फोर्ट विलियम कलकत्ता के परिसर में की गई थी। अच्छा, फोर्ट विलियम के परिसर में की तो गई थी, लेकिन ये स्टेटमेंट इसलिए गलती है क्योंकि 10 जून नहीं, ये 10 जुलाई को हुआ था। ये कब हुआ था? ये 10 जुलाई को हुआ था। 10 जुलाई 1800 ईस्वी को फोर्ट विलियम कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई थी। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है, तो कथन सही खोजना है, तो ये तो होगा नहीं। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषा सिखाना था। द मेन पर्पस ऑफ इट्स एस्टैब्लिशमेंट वाज टू गिव ब्रिटिश ऑफिसर्स टू टीच इंडियन लैंग्वेज। ये वन ऑफ द गोल था, ऑब्जेक्टिव था कि हाँ, जो भारत अंग्रेज आ रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि अब टोटल कंट्रोल अब अंग्रेजों के हाथ में है, तो जो अंग्रेज आ रहे हैं उनको गांव देहातों में जाना है, उनको भारतीय भाषा, भारतीय लोगों से मिलना जुलना है, तो भारतीय भाषा आनी चाहिए। तो एक तो उनको ट्रेंड करना था इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए, और साथ ही साथ इंडियन लैंग्वेजेस को सिखाना भी उनका एक ऑब्जेक्टिव था, एक उद्देश्य था। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है, और चूंकि 2 नंबर स्टेटमेंट सही है तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे सिलेक्ट। चलिए थोड़ा सा ऊपर किया जाए इसको, तो हमारा 2 नंबर स्टेटमेंट सही है, तो हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग यदि जाएं तो हमारा 2 नंबर स्टेटमेंट सही है। केवल ऑप्शन ए है केवल 1, तो केवल 1 तो नहीं है क्योंकि ये तो गलत स्टेटमेंट है। केवल 2 होगा क्योंकि यही स्टेटमेंट हमारा सही है कि इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था भारतीय भाषाओं का ज्ञान देना। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, अगला प्रश्न, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 19 कि in 1902 Lord Curzon constituted a university commission including 2 Indian members who were they। 1902 में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों सहित एक विश्वविद्यालय आयोग, 1902 नहीं 1904 होगा, 1904 होगा। 1904 में लॉर्ड कर्जन ने एक यूनिवर्सिटी आयोग का गठन किया था, उसमें 2 भारतीयों की नियुक्ति की थी। कौन कौन थे? देखिए जी, ये जो लोग हैं वो हैं सैयद हुसैन विलग्रामी, ये विट्ठा स्वामी हो गया है, ये विलग्रामी होगा। क्या होगा? विलग्रामी होगा, विलग्रामी। ठीक है, तो सैयद हुसैन विलग्रामी और जस्टिस गुरुदास बनर्जी जो है इस विश्वविद्यालय आयोग के सदस्य थे। और आपको पता होना चाहिए कि यह विश्वविद्यालय आयोग इस उद्देश्य से बनाया गया था कि विश्वविद्यालय और कॉलेजेस के ऊपर सरकारी नियंत्रण स्थापित हो सके। इस विश्वविद्यालय के रिपोर्ट्स को, रिकमेंडेशन का जम के आलोचना किया था कांग्रेस के द्वारा, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकारी नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की गई थी विश्वविद्यालय पर। और इसके पीछे का उद्देश्य ये था क्योंकि विश्वविद्यालय, खासतौर पर बंगाल के विश्वविद्यालय और कॉलेजेस भारतीय राष्ट्रवाद के केंद्र थे। यहाँ पे जो शिक्षित वर्ग है वो शिक्षित वर्ग जो है राष्ट्रवाद की भावना से ओतप्रोत है, और यहाँ पे राष्ट्रवाद की भावना जग चुकी है। तो कहीं ना कहीं इसको कंट्रोल करने के लिए, इस पे लगाम लगाने के लिए विश्वविद्यालय और कॉलेजेस को अपने अधिकार में लेने की कोशिश करी लॉर्ड कर्जन ने। और विश्वविद्यालय आयोग 1904 का जो विश्वविद्यालय आयोग है वो एक कुत्सित कार्य था लॉर्ड कर्जन द्वारा कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के ऊपर कंट्रोल करने की। तो अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। यूनिवर्सिटी आयोग 1904 में बना था, और इसमें सैयद हुसैन विलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी जो हैं इसके सदस्य थे, भारतीय सदस्य थे। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? हु वाज द फाउंडर ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। अभी अभी हो चुका है, पहले ही हुआ है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन है? जोनाथन डंगन। जोनाथन डंगन जो है वो बनारस के रेसिडेंट थे, और बनारस के रेसिडेंट थे, रेजिडेंट। और बनारस के रेजिडेंट होने के साथ इन्हीं के प्रयास से 1792 में बनारस में संस्कृत स्कूल खोला गया। क्या खोला गया? संस्कृत स्कूल खोला गया। ठीक है, सर विलियम जोन्स जो है हमारा आंसर होगा। सर विलियम जोन्स जो है उन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। ठीक है, ये ऑलरेडी हो चुका है। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? देखिए जरा सा, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21। ओके, चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? चलिए, तो प्रश्न कहता है, तो फॉर व्हाट पर्पस वेलेस्ली एस्टैब्लिश द फोर्ट विलियम कॉलेज इन कलकत्ता। अभी अभी बात हुई भी है, फोर्ट विलियम वेलेस्ली ने किस उद्देश्य से कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी? तो पहला क्लियर है कि उन्हें जो सिविल सेवक हैं, ब्रिटिश सिविल सेवक हैं, उन्हें
भारतीय प्रशासन के लिए तैयार करना था, उनको ट्रेंड करना था और भारतीय भाषाओं का ज्ञान देना था। ऑप्शन ए है, उन्हें लंदन स्थित निदेशक मंडल द्वारा ऐसा करने के लिए कहा गया था, कतई नहीं। इन्होंने अपने बिहाफ से, अपने पावर्स के थ्रू इन्होंने किया था। वो भारत में प्राच्य ज्ञान से रुचि को पुनर्जीवित करना चाहते थे, इसमें इनकी कोई रुचि नहीं है। ही वांटेड टू रिवाइव इंटरेस्ट इन ओरिएंटल नॉलेज इन इंडिया। वो इन ओरिएंटल नॉलेज को रिवाइव नहीं करना चाहते थे। वह विलियम कैरी और उनके सहयोगियों को रोजगार प्रदान करना चाहते थे। ये कोई तुक नहीं है कि वो किसी को रोजगार प्रदान करना चाहते थे, तो ये भी नहीं है। ऑप्शन डी चलेंगे, ऑप्शन डी, ही वांटेड टू ट्रेन ब्रिटिश सिटीजन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। ऑप्शन डी हमारा सही है। वो क्या चाहते थे? वो चाहते थे कि भारत के प्रशासन के लिए ब्रिटिश नागरिकों को प्रशिक्षित करना, भारत के प्रशासन के लिए ब्रिटिश नागरिकों को प्रशिक्षित करना। हालांकि 1802 में, ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये जो कॉलेज है 1800 में जो खोला गया था, वो 1802 में जाके बंद हो गया और 1806 में लंदन में जाकर के कॉलेज की स्थापना की जाएगी इन सिविल सेवकों की ट्रेनिंग के लिए 1806 में। तो 1802 में ये बंद भी हो जाएगा। तो वो क्या होगा? वो भारत में प्रशासन के लिए ब्रिटिश नागरिकों को प्रशिक्षित करना चाहते थे। ही वांटेड टू ट्रेन ब्रिटिश सिटीजन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। हो गया, डी आंसर हो गया। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है, हु अमंग द फॉलोइंग गवर्नर जनरल रिडिक्यूल्ड द कांग्रेस एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेरी माइनॉरिटी पीपल। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने कांग्रेस को अत्यंत अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला कहकर उपहास किया था? शुरुआत में यह व्यक्ति कांग्रेस की स्थापना का समर्थक रहा है, क्योंकि ये माना जाता है, एक सेफ्टी बल्ब थ्योरी है, इसको तो समझना है, लेक्चर में हम समझेंगे। सेफ्टी बल्ब थ्योरी कहा जाता है कि जो है कांग्रेस भारत के लोगों के नाराजगी को, भारत के लोगों के अंदर के आक्रोश को, अंदर के गुस्से को कहीं ना कहीं रोकने का काम किया। एज अ सेफ्टी बल्ब अंग्रेजों के लिए इसने काम किया। जैसे साइकिल में और बाइक्स में सेफ्टी बल्ब होते हैं जो हवा को निकलने नहीं देते हैं, धीरे धीरे करके हवा निकलती है वहां से एक बैलेंस्ड तरीके से। ठीक वैसे ही जो है कांग्रेस जो है सेफ्टी बल्ब के रोल में थी और डफरिन के दिमाग की उपज थी इसकी स्थापना। इसको कई इतिहासकारों ने इसको साबित करने की कोशिश की है कि कांग्रेस की स्थापना के पीछे डफरिन का दिमाग था और एओ ह्यूम, ऑक्टेवियन ह्यूम के थ्रू जो है वो उन्होंने कांग्रेस की स्थापना की है। कांग्रेस के संस्थापक एओ ह्यूम है। तो लेकिन बाद में तीसरी, जब पहली और दूसरी, इनफैक्ट जो दूसरी अधिवेशन होगी, सेकेंड सेशन होगा कांग्रेस का कलकत्ता में, उसमें इन्होंने कलकत्ता के सेशन के जितने भी प्रतिनिधि हैं उनको भोज भी दिया, उनको गार्डन पार्टी भी दी। लेकिन अगले ही साल जब हुआ मद्रास में इसकी अधिवेशन कांग्रेस की, तो यहाँ पर जो भी रेजोल्यूशन पास किए गए वो अच्छा नहीं लगा डफरिन को और डफरिन ने मजाक उड़ाया। डफरिन ने एक तरह से प्रतिक्रिया दी और क्या कहा कि कांग्रेस और कुछ नहीं, भारतीय लोगों के क्या है, ये भारतीय लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है, ये भारतीय लोगों के कुछ हिस्से को प्रतिनिधित्व करती है, अत्यंत अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। किसने कहा है? लॉर्ड डफरिन ने। किसने कहा है? लॉर्ड डफरिन ने। और लॉर्ड कर्जन ने कहा है कि मैं कांग्रेस को अपने आंखों के सामने मरते हुए देखना चाहता हूं। कांग्रेस मर रही है और अपने आंखों के सामने इसको मरते हुए, शांतिपूर्वक मरते हुए देखना चाहता हूं। तो लॉर्ड कर्जन का वो स्टेटमेंट था। खैर, लॉर्ड डफरिन ने इसको क्या कहा है? अत्यंत अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है। तो लॉर्ड डफरिन आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 22 के बाद 23 पे चलते हैं हम लोग। 23, क्वेश्चन नंबर 23 कहता है, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो। अच्छा जी, ये कई सारे कमीशंस का नाम दिया गया है और बोला गया है कि इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाइए। ये चारों के चारों जो है आयोग और कमीशंस जो है वो शिक्षा से संबंध रखते हैं, याद रखिएगा। हंटर कमीशन हो, सैडलर कमीशन हो, वुड का डिस्पैच हो या सार्जेंट योजना हो, ये शिक्षा से संबंधित रखते हैं, शिक्षा से संबंध है। चलिए जी, हंटर कमीशन का स्थापना 1882 में होगा। हंटर कमीशन का स्थापना 1882 में होगा। सैडलर कमीशन का स्थापना 1917 में होगा। वुड्स डिस्पैच जो है, जिसके बाद जो है भारत में एक बहुत रेडिकल चेंज आता है एजुकेशन सिस्टम में, 1854 में आएगा। और सार्जेंट योजना जो है 1944 में आएगी। और यही सार्जेंट योजना है इसने सबसे पहले 6 से 11 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया था। क्या किया था? निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया था सार्जेंट योजना ने। तो अब देखिए, पहला क्या हो जाएगा?
पहला आंसर हो जाएगा सी, पहला आंसर हो जाएगा सी। पहले वुड डिस्पैच आया, फिर हंटर कमीशन ए, सी ए, उसके बाद जो है आने वाला है सैडलर कमीशन बी, और तब लास्ट में डी। तो सी ए बी डी, सी ए बी डी क्या हो जाएगा, देखे जरा सा सी ए बी डी कौन सा होगा। चलिए थोड़ा सा ऊपर करते हैं इसको, सी ए बी डी। तो हमारा जो है देखे तो जरा हमारा डी ऑप्शन है सी ए बी डी। पहले कौन सा आया, पहले आया वुड डिस्पैच 1854 में, और उसके बाद हमारा जो है हंटर कमीशन आया प्राथमिक शिक्षा से। हंटर कमीशन किससे संबंध रखता है, प्राथमिक शिक्षा से, तो ये जो है 1882 में आया। फिर सैडलर आयोग, सैडलर आयोग 1917 में विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा से संबंध रखता है सैडलर आयोग। इसके बाद ही जो है 7 नई यूनिवर्सिटीज की स्थापना की जाएगी। तो सैडलर आयोग जो है 1917 में आया, और सार्जेंट योजना 1944 में आया। सी ए बी डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके, ऑप्शन डी के साथ हम जाएंगे। डी जो है हमारा सही आंसर होगा, सी ए बी डी, सी ए बी डी। चलिए ठीक है, वो मेन पर्पस वो था कि कौन सा साल में कौन सा कमीशन आया है, उसको जानकारी आपको होनी चाहिए। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए जरा सा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 24 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच के बारे में कौन सा कथन सही है। पहला है सहायता अनुदान प्रणाली प्रारंभ की गई, हाँ ये सही है। सहायता अनुदान प्रणाली, इसने कहा कि जो निजी व्यक्ति अपने स्तर से शिक्षा से कुछ शिक्षा में कोई बदलाव लाने की कोशिश कर रहा है, ऐसे व्यक्तियों को सरकारी अनुदान दिया जाएगा। कोई प्राइवेट पर्सन जो अपने तरफ से स्कूल कॉलेजेस खोल रहा है, उसको क्या दिया जाएगा, ग्रांट दिया जाएगा। तो स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन ए सही है। विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की गई, हाँ इसी के बाद 3 नई यूनिवर्सिटीज खुलेंगी 1857 में। कलकत्ता यूनिवर्सिटी, मद्रास यूनिवर्सिटी और जो है बॉम्बे यूनिवर्सिटी, तीनों प्रेसिडेंसी को जो है यूनिवर्सिटीज खोली जाएंगी। विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी 1857 में। और शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी शिक्षा की सिफारिश की गई। शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षा के माध्यम के रूप में नहीं, इन्होंने सभी स्तरों पे शिक्षा के रूप में अंग्रेजी को सिफारिश नहीं किया। इन्होंने सिर्फ हायर एजुकेशन में ही अंग्रेजी की सिफारिश की है। और इन्होंने प्राथमिक लेवल पे, जो प्राइमरी लेवल पे है, उन्होंने वर्नाकुलर एजुकेशन की ही सिफारिश की है। उन्होंने कहा कि प्राथमिक स्तर पे जो है भारतीय भाषाओं और क्षेत्रीय भाषाओं में भी स्कूल होनी चाहिए। हाई स्कूल पे जाकर के पहली बार इंग्लिश को इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए। और तो नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही आंसर सुने, तो ऑप्शन ए और 2 हमारा सही है। तो ऑप्शन ए और 2, ऑप्शन ए में ही 1 और 2 है, ओनली 1 and 2 एंड ओनली। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बाकी सब हमको चेक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 3 नंबर हमारा गलत है। तो 3 नंबर जहां जहां होगा वो हमारा नहीं आंसर होगा, सिर्फ 1 और 2 है वो सही है। तो फिर हम उसी के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, देखे जरा सा क्वेश्चन नंबर 25 क्या है। ओके, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बटलर कमीशन ऑफ 1927, बटलर 1927 की बटलर कमीशन का उद्देश्य क्या था। केंद्र और प्रांत की सरकार के अधिकारों का निर्धारण करना, नहीं, ऑप्शन गलत है। प्रांत के राज्य सचिव के शक्तियों का निर्धारण करना, ये भी नहीं है। राष्ट्रवादी प्रेस और सेंसरशिप लागू करना, ये भी नहीं है। क्या है, तो ये भारत सरकार और देसी रियासतों के बीच के संबंधों को सही करना चाहता था, सुधार करना चाहता था। भारत सरकार और रियासतों के improving the relation between the governments and government of India and princely state, भारत सरकार और देशी रियासतों के बीच के संबंध को सुधारने के लिए बटलर समिति बनाई गई थी। बटलर समिति 1927 में, याद रखिएगा 1927 की बटलर समिति किस लिए है, भारत सरकार और भारतीय रियासतों के बीच के संबंध को सुधारने के लिए किया गया था। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है हु फाउंडेड द इंपीरियल कैडेट कोर्प्स। देखिए जी, इंपीरियल कैडेट कोर्प्स की स्थापना किस लिए की गई थी। सबसे पहले तो इसकी स्थापना 1901 में की गई थी। किस लिए की गई थी, देसी रियासत और देसी राजाओं के, देसी रियासतों के राजकुमार, देसी रियासतों के राजकुमार, प्रिंस और प्रिंस, सीधे राजकुमार हिंदी लिखते हैं, इतनी इंग्लिश की क्या जरूरत है। राजकुमार और राजकुमारियों के सैन्य, राजकुमारियों के सैन्य प्रशिक्षण के लिए, है ना, सैन्य प्रशिक्षण के लिए ये इंपीरियल कैडेट कोर्प्स की स्थापना की गई थी। और आपको पता होना चाहिए कि 1901 में कौन था, तो लॉर्ड मिंटो था। लॉर्ड मिंटो तो बाद में आएगा, लॉर्ड कर्जन थे। कौन थे, लॉर्ड कर्जन साहब, है ना, 1899 से लेके कब तक, 1905 तक। तो लॉर्ड कर्जन के समय में जो है इंपीरियल कैडेट कोर्प्स की स्थापना की जाएगी। और उद्देश्य आपको पता चल गया,
देसी रियासतों के राजकुमार और राजकुमारियों को सैन्य प्रशिक्षण देने के लिए। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है? ओके, तो 27 नंबर क्वेश्चन कहता है, अंडर विच गवर्नर जनरल द इंडियन प्रेस एक्ट वाज पास्ड? किस गवर्नर जनरल के अधीन भारतीय प्रेस समाचार पत्र, इसको भारतीय प्रेस अधिनियम, या इसी को हम लोग वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी कहते हैं, या इसी को हम लोग वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी कहते हैं, या इसी को एक भारतीय प्रेस अधिनियम 1910 में भी पारित हुआ है, लेकिन यहाँ के अकॉर्डिंग हम करें तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, और इसी को हम लोग जो है इंडियन न्यूज़पेपर समाचार पत्र न्यूज़पेपर प्रेस एक्ट कहते हैं। समाचार पत्र प्रेस अधिनियम कब? 1878। तो किसके समय में हुआ है? अभी अभी हो चुका है क्वेश्चन, लॉर्ड लिटन के समय में। क्या होगा? लॉर्ड लिटन के समय में। और किसने खत्म किया? प्रश्न पूछे कि भारतीय प्रेस अधिनियम किसके द्वारा समाप्त किया गया? तो लॉर्ड रिपन के द्वारा समाप्त किया गया 1883 में। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है, क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है, हु इनकरेज्ड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया? मैंने पहले ही बताया था कि यह व्यक्ति भारत में कई सारे सुधारों का जन्मदाता है। भारत में कई सारे इसने उदारवादी नीतियों को लागू किया, और इसमें सबसे सर्वप्रमुख है शासन में स्वशासन के नियम को लागू करना। स्वशासन अर्थात म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और पंचायती व्यवस्था को लागू किया। हालांकि पंचायती व्यवस्था का हमारे यहाँ जो है सदियों के पहले हमारे यहाँ चोल साम्राज्य, उत्तर मेरू अभिलेख मिलेगा, वहाँ पे चोला डायनेस्टी में स्वशासन के कॉन्सेप्ट देखने को मिलते हैं हम लोग। तो हमारे यहाँ सदियों से पंचायती व्यवस्था है, ऐसा नहीं है। जैसे गणतंत्र का भी व्यवस्था हमारे यहाँ वज्जी संघ में था। तो यहाँ पर स्थानीय स्वशासन को किसने प्रोत्साहित किया? इसने क्या बनाया? म्यूनसिपैलिटीज बनाया, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बनाया, पंचायत की गठन की, और कई सारे चीज जो है म्यूनसिपल्स बनाया, म्यूनसिपैलिटीज बनाई। उसके अलावा जो है पंचायती व्यवस्था की स्थापना करने की कोशिश की ग्रामीण स्तर पे, और इसने जो है पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज को कई सारे अधिकार देने की कोशिश की, जैसे कुछ मामलों में टैक्स कलेक्शन करने तक का भी अधिकार दिया गया है इन दोनों ही बोर्ड को। तो किसके समय में हुआ है? लॉर्ड रिपन के समय में। किसके समय में? लॉर्ड रिपन के समय में स्थानीय स्वशासन को प्रोत्साहित किया गया है, लोकल सेल्फ गवर्नेंस को, है ना। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कुछ यूं है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 क्या है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 29 कहता है, विथ हुम वाज द इल्बर्ट कंट्रोवर्सी रिलेटेड? 1883 में इल्बर्ट बिल आया। 1883 में क्या आया? इल्बर्ट बिल आया। इल्बर्ट बिल का क्या उद्देश्य था? इल्बर्ट बिल का उद्देश्य था, इल्बर्ट साहब ने इसको प्रपोज किया था लॉर्ड रिपन के समय में। किसके समय में? इल्बर्ट बिल किसके समय में आया था? इसको विवाद भी कहा जाता है, इल्बर्ट बिल विवाद। किसके समय में? लॉर्ड रिपन के समय में। तो ये क्या था? और कुछ नहीं था कि पहले क्या होता था कि अंग्रेज न्यायाधीश हैं वो भारतीय लोगों का भी मामला सुनवाई कर सकते थे, और यूरोपियन लोगों के मामले को भी सुनवाई कर सकते थे, उनको दंडित कर सकते थे। लेकिन जो इंडियन जजेस हैं, जो भारतीय न्यायाधीश जो लोग थे, वो सिर्फ भारतीय लोगों के मामले की ही सुनवाई कर सकते थे, यूरोपियन लोगों के मामले की सुनवाई नहीं कर सकते थे। यहाँ पर भारतीय जज और यूरोपियन जज के बीच में भेदभाव था। रिपन ने क्या किया? ये भेदभाव मिटाने की कोशिश की, और भारतीय जजेस को भी वो शक्ति देने की कोशिश की कि वो यूरोपियन मामले की सुनवाई कर सकते हैं, यूरोपियन लोगों को दंडित कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग हम सर्च करेंगे। भारतीय द्वारा हथियार ले जाने पर कुछ प्रतिबंध लगाना, हथियार की कोई बात नहीं थी इसमें। भारतीय भाषाओं में प्रकाशित समाचार पत्र और पत्रिकाओं पर प्रतिबंध का प्रवर्तन, गलत है। रिपन ने किसी भी भारतीय समाचार पत्रों पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया। यूरोपियन लोगों के मामलों की सुनवाई के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यता को हटाना, यही सही आंसर है। जो अयोग्यता लगाई गई थी कि भारतीय न्यायाधीश किसी भी यूरोपियन मामले की सुनवाई नहीं कर सकते थे, उस पे से वो रोक हटा दी गई। हालांकि इसी इल्बर्ट बिल विवाद के बाद जो है रिपन को इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि इन्होंने यूरोप में भी और खासतौर पे जो है ब्रिटेन में जो है इनके खिलाफ कस के जम के अभियान चलाई गई, जिसके कारण से इनको इस्तीफा देना पड़ा। इसको श्वेत क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि श्वेत लोगों ने एक तरह से इनके खिलाफ अभियान चलाया है, और ये वापस ले लिया गया। इल्बर्ट बिल विवाद में क्या किया गया? इल्बर्ट बिल को वापस लेना पड़ गया है। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है क्वेश्चन नंबर 30, और आज के लेक्चर का सबसे लास्ट क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इम्प्लीमेंट प्रेस सेंसरशिप? प्रेस सेंसरशिप को सबसे पहले किसने लागू किया है? प्रेस सेंसरशिप को किसने लागू किया है, इसके अकॉर्डिंग पूछ रहा है। क्या वेलेजली ने, या हेस्टिंग्स ने, या जॉन एडम्स ने, या डोलाहौजी ने? देखो जी, जॉन एडम्स साहब 1823 में 7 महीने के लिए ये गवर्नर बनते हैं।
जॉन एडम्स साहब इसी के लिए याद भी किए जाते हैं। सिर्फ 7 महीने के लिए गवर्नर बनते हैं, एक बहुत छोटा सा कार्यकाल रहा है। इसी दौरान इन्होंने लाइसेंस रेगुलेशन को लागू कर दिया। उन्होंने बोला कि अगर यदि आपको प्रेस चलाना है, यदि आपको समाचार पत्र चलाना है तो लाइसेंस लेना होगा। या क्या लेना होगा? लाइसेंस लेना होगा। इसके अकॉर्डिंग जो आप छापते हैं उसको आपको हमारे सामने प्रस्तुत करना होगा। जब तक हम देख नहीं लेते हैं कि वो क्या आप छाप रहे हैं, तब तक आप उसको छाप नहीं सकते हैं। यदि सरकार के खिलाफ किसी नीतियों का कुछ छापने जा रहे हैं, आलोचना करने जा रहे हैं, तो आपको हम नहीं छापने देंगे। आपका प्रेस जब्त हो सकता है। जिसका लाइसेंस नहीं होगा वो प्रेस जब्त कर लिया जाएगा। यही कारण है कि राजा राम मोहन राय की एक प्रेस जो है, जिसमें जो एक समाचार पत्र मिरातुल अखबार बंद भी हो गई। मिरातुल अखबार इसी कारण से बंद भी करना पड़ा। तो राजा राम मोहन राय जो है प्रेस का प्रोविंस जो काउंसिल है, जो गवर्निंग काउंसिल है, वहां तक जाएंगे और वहां तक जो है केस दायर करेंगे। हाई कोर्ट्स में भी केस दायर करेंगे, ठीक है। लेकिन इसका कुछ फलाफल निकलेगा नहीं। बाद में चल के इसको खत्म किया जाएगा। तो क्या हो जाएगा आंसर? जॉन एडम्स। क्या हो जाएगा? किसने प्रेस सेंसरशिप लागू की? जॉन एडम्स ने प्रेस सेंसरशिप लागू की है। आंसर सी हो जाएगा। तो बहुत शानदार क्लास रहा आज का, बहुत ही जानदार क्लास रहा। आशा है आपको बहुत मजा आया होगा। ये सारे क्वेश्चंस को देख करके सॉल्व भी किया होगा आपने खुद। यदि आप रिवीजन कर रहे हैं, एग्जामिनेशन के लिए आप तैयार हो रहे हैं, तो आपको ये सारे चीज़ें पता होनी चाहिए, अभी से पता होनी चाहिए। तो इसी के साथ हम अगले लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए आपसे लेता हूँ विदा। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। धन्यवाद। एंजॉय योर वीडियो।